आप में से कई सारे लोगों ने पिछले हफ्ते एक ऐसी मूवी का ट्रेलर देखा होगा जिसके अंदर आपको कई सारे फेमिलियर स्टार कास्ट देखने को मिल रहे होंगे। अब ये सारी की सारी स्टार कास्ट एक साथ आएगी तो धमाका तो होगा ही, बट बावजूद इसके भी ये मूवी अपने आप में भी एक बहुत खास हो सकती है। जहाँ पर अगर इस मूवी के अंदर सही ढंग से सब कुछ दिखाया गया तो आपको स्टार वॉर्स और गेम ऑफ थ्रोन्स का मजा एक ही जगह मिल सकता है। और हो सकता है कि आपको शायद यकीन ना हो, बट इसी सीरीज ने स्टार वॉर्स, ब्लेड रनर और एलियन फ्रेंचाइजी के साथ साथ आधा दर्जन हॉलीवुड फ्रेंचाइजीज को इंस्पायर किया है। अब इस कहानी पर एक नई मूवी आ रही है तो इस पर बात करना भी जरूरी है, क्योंकि ये कहानी आपके लिए पहली बार में बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग हो सकती है। जहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ एक साइंस फिक्शन कहानी नहीं है, बल्कि एक ओवर कॉम्प्लेक्स साइंस फिक्शन कहानी है, जहाँ पर दर्जनों कैरेक्टर्स, ढेर सारे राजघराने, उनका कल्चर, रिलीजन, इकोनॉमी और इकोलॉजी पहली बार में आपके लिए बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। ऊपर से इनका आड़ा टेढ़ा नाम याद रखना अपने आप में ही एक अलग टास्क है। यही कारण है कि आज की वीडियो में हम आपको इन सारी की सारी चीजों को आसान से आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि जब आप मूवी देखने जाएं तो आप दूसरों को समझाएं। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमो को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ड्यून क्रिएशन है लेट अमेरिकन राइटर फ्रैंक हर्बर्ट की, जहां पर उन्होंने इसकी पहली किताब 1965 में लिखी थी और 1986 में हुए उनके डेथ तक उन्होंने इस पर 6 किताबें लिखी। और इसी के आगे कहानी को उनके बेटे ब्रायन हर्बर्ट और उनके बेटे के साथी केविन जे एंडरसन ने आगे बढ़ाया है, जिसका सीधा मतलब ये है कि अगर ये फ्रेंचाइजी सक्सेसफुल रही तो वार्नर ब्रोस के पास बहुत मटेरियल है मूवीज और टीवी शोज बनाने के लिए। इसकी कहानी स्टार वॉर से अलग सीधे रिलेट करती है ह्यूमैनिटी से, वो भी हजारों साल फ्यूचर आगे, जहाँ पर बेसिकली ह्यूमैनिटी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि वो कई हजारों ग्रहों पर बस चुकी है। और इन्हीं ग्रहों पर या कुछ ग्रहों के समूह पर कुछ राजघराने राज करते हैं, जैसे कि हाउस ऑफ एट्रेडिस, हाउस कोरिनो और हाउस ऑफ हरकोनेन। और यही राजघराने एक साथ मिलकर एक गैलेक्टिक एम्पायर भी बनाते हैं, जिसे कहा गया है द पादिशाह एम्पायर। और भैया जिसका इस पर राज होगा उसका ब्रह्मांड के पूरे ह्यूमैनिटी पर राज होगा। इसके अलावा भी कई अलग तरह के स्पेशल ह्यूमंस को भी ट्रेन किया जाता है, जो इन अलग अलग हाउसेस के अलग अलग जगह पर काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेंटेट्स एक स्पेशल तरह के ह्यूमन बींग्स होते हैं जो हाई लॉजिकल कैलकुलेशन के लिए ट्रेन किए जाते हैं। इन्हें थिंकिंग मशीन्स भी कहा जाता है और ये हमें ज्यादातर पॉलिटिकल एडवाइजर्स के रूप में दिखते हैं। वहीं दूसरी ओर होती हैं बेनी जेसरेट, जो बेसिकली एक ऑल फीमेल रेस है जो ह्यूमैनिटी को एक नया रास्ता दिखाने के लिए डेवलप की गई है। और ये बेसिकली समवॉट मेंटेट्स की तरह ही लॉजिकल है, बट इसके साथ साथ इनके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी है। और कॉमनली इन्हें विचेस भी कहा जाता है, क्योंकि ये बेसिकली पर्दे के पीछे अलग अलग साजिश और षड्यंत्र करने के लिए भी जानी जाती हैं। लेकिन भले ही ह्यूमैनिटी ब्रह्मांड में फैल चुकी हो, वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस नहीं हो पाई है। जहाँ पर इस यूनिवर्स के अंदर हुआ था बटलेरियन जिहाद, जहाँ पर रिलीजियस सेंटिमेंट्स के चलते कई सारी थिंकिंग मशीन्स और एडवांस कंप्यूटर्स को इस यूनिवर्स के अंदर बैन कर दिया गया, जहाँ पर ये माना जाता है कि इंसान की जगह कोई नहीं ले सकता। यही कारण है कि ह्यूमैनिटी खुद को ही बेनी जेसरेट और मेंटेट्स के रूप में खुद को मशीनों की तरह ट्रेन करती है और ह्यूमैनिटी को अपने दम पर ही सब कुछ करना पड़ता है, जहाँ पर उसे कई चीजों के लिए खुद को अडॉप्ट भी करना पड़ता है। और कोई भी और किसी प्रकार की न्यू स्किल सेट को डेवलप करने के लिए ह्यूमैनिटी को बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और यही कारण है कि फ्रैंक हर्बर्ट की इसी कहानी का ये प्लॉट डिवाइस बहुत ही ज्यादा क्लेवर है, जो इसे फ्यूचरिस्टिक होने के बावजूद भी रियल वर्ल्ड ह्यूमन सोसाइटी से बहुत हद तक जोड़ता है। और जैसा कि हमारे आसपास की सोसाइटी में पावर, पॉलिटिक्स और रिसोर्सेज हमारी डे टू डे लाइफ में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं, ड्यून भी कुछ उसी तरह की कहानी है। फर्क बस ये है कि ये पावर होल्ड करने वाले लोगों की नजरिए से दिखाई गई है। अब इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में सबसे बड़ा खेल खेलता है प्लैनेट अराकिस, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेत ही है और यहाँ पर किसी प्रकार की पानी या नमी मौजूद नहीं है। फिर भी ये ड्यून यूनिवर्स के लिए बहुत ही ज्यादा कीमती प्लैनेट है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीज मिलती है जिसके लिए ड्यून यूनिवर्स में पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी के बीच मारामारी चलती रहती है, जिसे मलेंज या स्पाइस के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली एक ऐसा पाउडर ड्रग या सब्सटेंस है जिसको कंज्यूम करने के बाद आपको लंबी जिंदगी मिल सकती है और साथ ही साथ आपको सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और सुपर ह्यूमन मेंटल एबिलिटी मिल सकती है। इसके अलावा भी इसे फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर इस यूनिवर्स के अंदर स्पेसिंग गिल्ड नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी खास तरह के एक म्यूटेटेड नेविगेटर्स को डेवलप किया है, जो बेसिकली इन स्पाइसेस को कंज्यूम करने के बाद चमत्कारी ढंग से इंसान को एक जगह से दूसरी जगह लाइट की स्पीड से पहुंचा सकते हैं।
वो भी अपनी स्पेस पोर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। और इन्हीं के नेविगेटर्स की मदद से ही पूरे के पूरे ब्रह्मांड में ह्यूमैनिटी के बीच में ट्रेड और कॉमर्स पॉसिबल हो पाता है। यही कारण है कि स्पेस गिल्ड की मोनोपोली पूरी ह्यूमैनिटी के स्पेस ट्रैवल पर चलती है। वैसे अराकिस पे स्पाइस के साथ साथ मिलते हैं शाया हलूद, जो बेसिकली 400 मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े सैंड वर्म्स होते हैं और बेसिकली यही स्पाइस को क्रिएट करते हैं, साथ ही साथ उसे गार्ड भी करते हैं। और ऑब्वियसली मैं इन्हीं को मूवी के अंदर देखने के लिए बहुत ही ज्यादा बेचैन हूँ। इनके अलावा भी इस प्लेनेट पर लोकल फ्रेमन भी रहते हैं जो स्पाइस का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं और वो इन्हें अपने खाने और ड्रिंक्स में भी मिलाते हैं। यही कारण है कि इसके ओवरडोज की वजह से इनकी आंखें नीली दिखती हैं, जो स्पाइस के एक साइड इफेक्ट्स में से एक है। अब अराकिस के हार्श माहौल में जीना भी कोई आसान बात नहीं है। यही कारण है कि यहाँ पर सरवाइव करने के लिए फ्रेमेंस ने एक स्पेशल स्टिल सूट बनाया होता है जो बेसिकली बॉडी की नमी को कंजर्व किए हुए रखता है। यही कारण है कि इसे पहनने वाले की सूसू पॉटी भी उसी को फिल्टर करके उसी के बॉडी में फिर से वापस की जाती है और इसी तरह से यहाँ के लोग सरवाइव करते हैं। अब चलिए बात करते हैं इस सीरीज पर आई प्रीवियस मूवीज और टीवी शोज के बारे में। तो सन 1984 में ही इस पर एक फुल फ्लेश्ड मूवी आ चुकी है, लेकिन उसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि एक तो 1984 के जमाने के हिसाब से विजुअल इफेक्ट्स इस मूवी के साथ उतना जस्टिस नहीं कर पाए। दूसरी ओर डेविड लिंच जो इस मूवी के डायरेक्टर थे, उन्होंने इस कहानी को पढ़ा तक नहीं था। यही कारण है कि उनकी मूवी के राइटर्स के साथ क्रिएटिव डिफरेंसेस हो गयी और आप जानते ही हैं कि इस तरह की मूवीज के साथ आखिर क्या होता है। और इसे क्रिटिकली समवॉट मिला जुला ही रिस्पॉन्स मिला। फिर से साल 2000 में ड्यून की कहानी को एक बार फिर से रिबूट किया गया, लेकिन इस बार एक टीवी सीरीज के साथ, जहां पर इसे 3 एपिसोड्स के साथ लॉन्च किया गया और बाद में इसी टीवी सीरीज का सीक्वल चिल्ड्रन ऑफ डून 2003 में फिर से 3 एपिसोड के साथ लॉन्च किया गया और ये दोनों के दोनों शो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन साबित हुए। बाद में सन 2008 में पैरामाउंट ने इस पर मूवी बनाने के प्लान्स को डिक्लेयर किया, लेकिन 2011 तक उन्होंने भी अपने प्लान को बदल दिया और फाइनली 2016 में लेजेंडरी एंटरटेनमेंट ने इसके राइट्स को एक्वायर किया, जिसके कारण अब वार्नर ब्रोस हमारे लिए इस साल ड्यून की मूवी लेकर आया है। तो चलिए अब बात करते हैं फाइनली इस साल रिलीज होने वाले ड्यून मूवी के बारे में। तो ये कहानी बेसिकली प्लेनेट अक्कारिस पर कब्जा करने की कहानी होने वाली है, जहां पर ज्यादातर इस मूवी की कहानी हाउस ऑफ एट्रेडिस और हाउस ऑफ हरकोनन के बीच की दुश्मनी पर ही रिवॉल्व करेगी, जहां पर प्लेनेट अक्कारिस और इसका स्पाइस इस दुश्मनी का मेन फोकस होगा, जहां पर बेसिकली ऑस्कर आइजक प्ले करेंगे ड्यूक लीटो एट्रेडिस का रोल, जिसे अक्कारिस पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और ये हारकोनन्स के चार्ज के अंदर आता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पंगा तो होगा ही। वहीं पर टिमोथी कैलमेट पॉल एट्रेडिस का रोल प्ले कर रहे हैं, जो ड्यूक लीटो का बेटा है और उसकी माँ एक बेनी जेसरेट है, जिसका रोल रेबेका फर्गसन कर रही हैं। अब पॉल की नियति क्या है और वो किस तरह से अपने आप को पहचानेगा, साथ ही साथ वो अक्कारिस को कैसे जीतेगा, मूवी इन सब चीजों पर आगे फोकस करेगी। वहीं पर जॉश ब्रोलिन का कैरेक्टर गर्नरी हेलक और जेसन मोमोआ का कैरेक्टर डंकन आइडहो पॉल के सपोर्ट में नजर आएंगे और उसे ट्रेन करते हुए दिखेंगे। वहीं पर ज़ेंडाया की कैरेक्टर चानी उसकी लव इंटरेस्ट के रूप में दिखेगी। वहीं पर स्टेलन स्कार्सगार्ड हारकोनन्स के लीडर बैरन हारकोनन के रूप में दिखेंगे, जो बहुत ही भद्दा दिखने वाला है। वहीं पर डेव बटिस्टा हमें ग्लासो रब्बान के रूप में दिखेंगे, जो बैरन हारकोनन का नेफ्यू है। और मेरे हिसाब से प्रीटी मच आपको इतना ही अभी के लिए जानने की जरूरत है। तो गाइज ये थी ड्यून की वो सारी की सारी जानकारी जो मेरे हिसाब से आपको मूवी आने से पहले जरूर जाननी चाहिए। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको ड्यून यूनिवर्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा समझा पाऊँ, और यकीन मानिए अब भी बहुत कुछ है इस यूनिवर्स के बारे में जानने के लिए। अगर इस मूवी ने अच्छा परफॉर्म किया तो हो सकता है कि ये मूवी इस साल की सबसे बेहतरीन मूवी भी साबित हो। तो अगर इस यूनिवर्स या इस मूवी को समझने के लिए मेरी वीडियो आपके काम आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ कोई और डिटेल अगर आपको ड्यून यूनिवर्स के बारे में मालूम हो तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगर आप हमारी ऐसे आने वाले ऑसम वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।